हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। आज हम इस वीडियो में जो बताने वाले हैं वो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। आज हम फ्लो और स्टॉक इस पे हम चर्चा करेंगे। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस छोटे से वीडियो में, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है क्योंकि इसी पे यही पूरा बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। और बहुत से वेरिएबल्स हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं कि फ्लो है कि स्टॉक है। ठीक है, फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेशनल इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं और नेशनल इनकम में हमेशा हम जो कंसीडर करते हैं वो फैक्टर इनकम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर इनकम जो होता है, इनकम कौन अर्न करता है? जिसने अपना कुछ न कुछ फैक्टर सर्विसेज रेंडर किया है। राइट, फैक्टर सर्विसेज यू मस्ट बी नोइंग। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होते हैं। लैंड, लेबर। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें होती हैं जो कि एक हाउस होल्ड होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है। सेक्टर जो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर को ये सारे जो होते हैं सर्विसेज के फॉर्म में देता है। दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। अब प्रोड्यूसर सेक्टर, ये सर्कुलर फ्लो में मैंने बताया था, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? बदले में पेमेंट करता है। पेमेंट करता है मतलब लैंड के बदले जो उसको देता है, लैंड के बदले क्या देगा? सीधी सी बात है, रेंट देगा। लेबर के बदले क्या देता है? सैलरी देता है। कैपिटल के बदले जो उसको क्या मिलता है? कैपिटल के बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो देता है हाउस होल्ड, उसको उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो दीज आर द फैक्टर सर्विसेज एंड आफ्टर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज द हाउस होल्ड सेक्टर गेट्स द फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या होता है? इनके बदले में जब आप देखिए, लैंड के बदले रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक, तो ये होता है। अब इसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड इनकम, जिसको हम कह सकते हैं अर्नड इनकम। शॉर्ट में कहें तो फैक्टर इनकम को अर्नड इनकम भी कहा जा सकता है। क्यों अर्नड इनकम? क्योंकि वो कमाया हुआ पैसा है। वो जो है फैक्टर सर्विसेज देने के बाद अर्न किया हुआ पैसा है, इसलिए इसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हो या तो सिंपली लिख सकते हो। अब जब एग्जाम में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम, तो अर्नड इनकम लिखने से काम नहीं चलेगा। समझने के लिए ठीक है, अर्नड इनकम होता है वो, लेकिन कैसे इसको डिफाइन करेंगे? फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम विच आर अर्नड बाय household sector after rendering the services in terms of land, labor, capital, entrepreneurship. And what are the income? Rent, wages, interest and profit. These are the factor income. अब एक चीज होता है कि ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम अर्न इनकम नहीं होता है, इसको अर्न इनकम कह सकते हैं। यानी वो इनकम, भाई आपके पास पैसा आ रहा है चाहे जैसे आए तो वो इनकम तो है ही। चाहे आपने कमाया हुआ है पैसा या तो आपको किसी ने दे दिया, तो वो भी तो आप ही का इनकम है। लेकिन दे दिया जो इनकम है, आपने कोई काम नहीं किया है उसमें, आपने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दिया है। ऐसे इनकम जो आते हैं उनको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। जैसे ट्रांसफर इनकम क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमने इंडिया को दूसरे देश में पैसा दे दिया, या हमारे यहाँ मैं बैठा हूँ इंडिया में, मेरा कोई फ्रेंड यूएस से मुझे 10 लाख रुपए भेज देता है बिना कुछ किए, तो वो क्या ट्रांसफर इनकम कहलाएगा। एक जो बेगर होता है, बेगर बेगर के पास आप जाओ, कुछ ऐसे भी बेगर्स हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो कुछ करते नहीं है, वो खाली बैठ के, वो ना तो इकोनॉमी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं दे रहे, ना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जीडीपी में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी दे आर अर्निंग द ह्यूज इनकम। अब वो इनकम जो आ रहा है उनको, जो मिल रहा है, वो क्या है? वो लोगों ने पैसे कमाए हैं उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी काउंटिंग हो चुकी है। मान लीजिए हम किसी बेगर को 10 रुपए देते हैं, तो हमारे अपनी सैलरी में से हम दे रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसे जितने भी लोग होंगे वो कहीं ना कहीं अपने इनकम से दे रहे हैं उसको, तो इसकी काउंटिंग हो चुकी है। इसलिए जो ट्रांसफर इनकम है उसकी काउंटिंग नहीं होगी। वो वो सिर्फ कुछ किए बिना फैक्टर सर्विसेज दिए कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। यानी ट्रांसफर इनकम, एक तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं,
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्लियरली दिया होता है, जहां पे ट्रांसफर वर्ड है वो आप समझ लो कि ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर वर्ड है तो क्लियरली मेंशन होगा कि ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर इनकम तो है। उसके अलावा भी आपको समझना है कि क्या क्या ट्रांसफर इनकम है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को जो कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत उनको जो वृद्ध होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज पेंशन, उनको पेंशन देती है, ठीक है। वो कमाया हुआ उनका पैसा नहीं है, वो सोशल वेलफेयर में गवर्नमेंट उनको देती है, ठीक है, टू एग्जिस्ट। तो वो कौन सा इनकम हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम। और एक चीज, एक होता है पेंशन, जो कि हम ग्रेचुइटी और पेंशन जो हम इनकम अपने सैलरी के बाद कटाते हैं, कटवाने के बाद जो हमें मिलता है, वो पेंशन जो होता है वो ओल्ड एज पेंशन नहीं होता है, वो कमाया हुआ पैसा होता है। तो पेंशन अगर वर्ड है तो यह मत सोच लेना कि पेंशन जो है वो ट्रांसफर ही होगा। ओल्ड एज पेंशन है तो ट्रांसफर इनकम, या पेंशन है तो वो हो जाएगा फैक्टर इनकम, ठीक है। और यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ठीक। ओल्ड एज पेंशन है तो ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। और बेगर जो पैसे कमाते हैं, बेगर्स, उनके जो इनकम है वो ट्रांसफर इनकम होता है। या किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा हमारे पास आता है, या हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पैसा देते हैं, बिना कुछ किए देते हैं, तो वो भी ट्रांसफर इनकम हो जाता है। ऐसे जितने भी इनकम होंगे जो बिना कुछ किए, बिना फैक्टर सर्विसेज रेंडर किए मिलते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। सो दैट इज क्लियर पिक्चर, a clear distinction between factor income and transfer income. Factor income, earned income; transfer income, unearned income. Factor income, incomes are earned by rendering the factor services, and these are the income without rendering the factor services. बिना फैक्टर सर्विसेज रेंडर किए जो कमाए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अब आते हैं फ्लो और स्टॉक पे, ये दूसरी चीज है। फ्लो क्या होता है? देखो क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में ढेर सारे वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, तमाम वेरिएबल्स हैं, ठीक। उन वेरिएबल्स को अगर हम मेजर करें, उनको हम उनका मेजरमेंट करें, तो दो कॉन्सेप्ट में मेजर कर सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट में मेजर किया ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि सैलरी है, सैलरी पढ़ते हैं, बहुत सारे वेरिएबल हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। एक एग्जांपल लेते हैं, सैलरी। सैलरी हमें कैसे मिलती है? मंथली मिलती है, डेली मिलती है, ईयरली मिलती है, वीकली मिलती है। यानी सैलरी कैसे आती है? सैलरी आती है और उसमें से भी क्रेडिट होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। यानी हमारे पास जब पैसा आता है, हमारे अकाउंट में आता है, तो क्रेडिटेड आता है मैसेज, क्रेडिटेड, ठीक है। और उसमें से हम फिर बाद में हम क्या करते हैं? पैसे निकालते चले जाते हैं, निकालते। तो जो सैलरी होती है वो मंथली अगर आएगी, अब एक एक दिन, अगर बहुत लोगों को डेली भी मिलती है, तो वेजेस हो चाहे सैलरी हो, ये किस में आती है? फ्लो में आती है। पहले तो फ्लो और स्टॉक को हम डिफाइन कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। स्टॉक समझ लेते हैं पहले। किसी भी टाइप का स्टॉक है, स्टॉक को जब मेजर करते हैं, स्टॉक को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। अगर मैं कहूं कि इस क्लासरूम का इन्वेंट्री आप तैयार करो, तो आप क्या तैयार करते हो? इन्वेंट्री का मतलब कि अभी के अभी, अभी मैंने कहा है कि अभी की इन्वेंट्री। अगर आप इन्वेंट्री तैयार करेंगे तो उस पर डेट मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे। एट द पॉइंट ऑफ टाइम, अभी इस टाइम पे इस क्लासरूम में कितने बेंचेस हैं, कितने फैन हैं, कितने एसी हैं, कितने क्या, ईच एंड एवरी स्टॉक, यानी हर एक स्टॉक का आप बनाते हैं पूरा इन्वेंट्री, ठीक है। और उस पर टाइम मेंशन कर देते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि अभी मैंने कहा कि अभी की इन्वेंट्री बनाओ, अभी का स्टॉक बताओ कितना है। 10 चेयर आपने दिखा है, 10 चेयर, 10 टेबल, और एक दिन बाद दूसरे दिन वो चेंज हो सकता है, वहां से एक टेबल बाहर चला गया, तो दूसरे दिन की इन्वेंट्री कुछ और होगी ना। तो जो स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री होती है, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टॉक इज द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे डिफाइन करेंगे? स्टॉक इज द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अब निकालना। जैसे आज के डेट में, अभी आज के डेट में जो इस आज डेट क्या है? 18th 18th दिसंबर 2023, ठीक है। इसी बहाने आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये वीडियो कब का है। 18 दिसंबर 2023 को इस क्लासरूम का इन्वेंट्री आप तैयार करके बताओ, तो आप देख लेंगे कि कितने हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेरिएबल को मेजर किया जाता है, दैट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो क्या होता है?
फ्लो होता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम में मतलब डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ठीक, ऐसे करके जो हम कुछ वेरिएबल्स को मेजर करते हैं वो आ जाते हैं फ्लो। जैसे स्पीड, स्पीड कैसे निकालना है? स्पीड कहते हैं ना 30 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में, आवरली निकालते हैं। सैलरी, यहाँ पे मैंने सैलरी कैसे आती है? मंथली आती है, डेली आती है। तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक महीने में कितना, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, ठीक है। तो उस पूरे महीने का एक एक दिन उसमें काउंट है, ठीक है। तो ये फ्लो हो गया। ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है सैलरी जो होती है वो। आप बैंक एटीएम एटीएम यूज करते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड, उससे आप जब पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको एक स्टेटमेंट मिलता है। वो स्टेटमेंट जो होता है आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक तो स्टेटमेंट होता है एक महीने का स्टेटमेंट। आप बैंक में जाते हो, कहते हो कि अब हमें एक महीने का स्टेटमेंट दीजिए। वो स्टेटमेंट क्या हो गया? फ्लो हो गया। यानी मैं मंथली इन्वेस्ट इस दिन में इतना निकाला, इतना आया, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, ऐसे करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फ्लो हो गया। लेकिन जो अवेलेबल बैलेंस होता है वो हो गया स्टॉक। अभी आप निकाल के लाएंगे तो उसमें पिछला कुछ स्टेटमेंट आएगा, पिछला कुछ कि इस डेट को इतना निकाला, फिर इतना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, फिर कहीं से सैलरी इसमें आई, ये सारी चीजें। बाद में लास्ट में क्या होगा? लास्ट में उस पर आता है कि अवेलेबल बैलेंस। अवेलेबल बैलेंस जो है वो वेरिएबल किस में काउंट होगा? कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। क्यों? क्योंकि अवेलेबल बैलेंस इस टाइम पे, इस डेट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे। भाई एक दिन में आप एक से ज्यादा कई बार आप एटीएम यूज कर सकते हो। अभी आप चेक करोगे तो अवेलेबल बैलेंस कुछ और होगा, एक घंटे बाद फिर से आपने कुछ ट्रांजेक्शन कर लिया, उस टाइम पे निकालेंगे तो आप स्टेटमेंट में देखेंगे नीचे अवेलेबल बैलेंस कुछ और होगा। तो चेंज हुआ कि नहीं एक ही दिन में? तो आप पर्टिकुलर डेट पे नहीं डालेंगे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये आता है, कई ऐसे वेरिएबल दिए गए होंगे, उसमें आपको पहचानना होगा। बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं सीबीएसई में कि इनमें से आप पहचानो कि कौन कौन से स्टॉक वेरिएबल हैं, कौन कौन से फ्लो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली इसमें स्पीड हो गया, स्पीड आप निकालते हो आवरली निकालते हो कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम निकालते हो? आवरली निकालते हो, तो ये हो जाएगा फ्लो हो जाएगा। जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है स्टॉक, जो पीरियड ऑफ टाइम है वो हो जाएगा फ्लो। तो दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। So that is all.